नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा। जब समाज अपनी आर्थिक शक्ति को स्वयं संगठित करने का संकल्प लेता है, जब गांव का किसान और शहर का व्यापारी और श्रमिक एक ही सूत्र में बनकर सामूहिक प्रयास की शक्ति को पहचानते हैं, तभी जन्म लेता है सहकार। यह केवल व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की वह भावना है जो व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र से जोड़ती है। इसी सहकार की राष्ट्रीय चेतना को संगठित और सशक्त करने का कार्य किया है सहकार भारती ने। यह केवल एक संगठन भर नहीं बल्कि सहकार से समृद्धि का वह राष्ट्रीय संकल्प है जिसने आर्थिक स्वावलंबन को जन आंदोलन का स्वरूप बना दिया। आज संगाथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार सहकार भारती ने भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई पहचान प्रदान की। संघ का विरोध करने वाले, संघ के विचार से चलने वाले ऐसे संगठनों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। मैं समय हूं। मैंने भारत के सहकारी स्वप्न को जन्म लेते देखा है। जब किसान, श्रमिक और छोटे व्यापारी अकेले थे, तब उन्होंने साथ चलने का रास्ता चुना, सहकार का रास्ता। समय के साथ चुनौतियां बदली, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन सहकार का मूल भाव नहीं बदला। आज जब सहकार भारतीय राष्ट्रव्यापी चेतना बन चुकी है, तब मैं फिर साक्षी हूं उस विचार का जो केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य भी रच रहा है। भारत की सामाजिक संरचना की जड़ में सहकार की भावना सदियों से रची बसी रही है। गांवों में साझा खेती, पानी का सामूहिक प्रबंधन, बीजों का आदान प्रदान और पर्व त्योहारों की सामूहिक तैयारी केवल परंपराएं नहीं थीं, बल्कि परस्पर विश्वास और सहभागिता पर आधारित एक जीवंत सामाजिक व्यवस्था थी, जिसने समाज को आत्मनिर्भर और एकजुट बनाए रखा। आजादी के बाद सहकारी संस्थाएं औपचारिक रूप से सामने आईं, जिनका उद्देश्य आम किसान, कारीगर और साधारण नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करना था। लेकिन समय के साथ सरकारी नियंत्रण, राजनीति और नौकरशाही के बढ़ते दखल ने सहकार को समाज से दूर कर दिया और वह फाइलों व नियमों में उलझता चला गया। इसी पृष्ठभूमि में यह विचार उभरा कि सहकार को फिर से समाज के हाथों में लौटाया जाए और उसे भारतीय जीवन मूल्यों, स्वावलंबन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा जाए। इसी वैचारिक सोच के साथ वर्ष 1978 में सहकार भारतीय का गठन हुआ, जिसने सहकार को केवल आर्थिक ढांचा नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम मानते हुए एक वैकल्पिक और समाज केंद्रित दिशा प्रस्तुत की। साधारणतः इस देश में सहकारिता का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो हमारे देश में उसके पहले ही सहकार था, यानी 1904 से सहकार अपने देश में है। जब अंग्रेज़ों का राज था तभी से अपने यहाँ यह सहकार आ रहा है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हर एक देश के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग सहकारिता के कायदे बने, कानून बने, और उसके बाद एक नया रूप स्वतंत्रता के बाद इस सहकार ने लिया है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सहकारिता का यह क्षेत्र बड़ा है, लेकिन इसमें संस्कार का अभाव है। तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से सहकार भारती की स्थापना 1978 में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रद्धेय लक्ष्मणराव जी इनामदार, जिनको वकील साहब के रूप में जाना जाता था, उन्होंने इस सहकार भारती संगठन की स्थापना की और उनके माध्यम से इस सहकार क्षेत्र की सारी संगठनाएं एक छत्र के नीचे आए और ये सारी संस्कारित सारी संस्था हो, इस दृष्टि से भी प्रयास हुआ। तो निरंतर आज 46-47 करीब वर्ष हो रहे हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सहकारिता का इस देश में बहुत बड़ा महत्व रहा है। गर्व और खुशी का समय है। संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ को यदि समझना है
तो संघ में आना पड़ेगा। केवल बाहर से संघ ऐसा है, संघ वैसा है, ऐसी चर्चा करने से संघ समझ में नहीं आएगा। संघ समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। मैं आज से लगभग 40 साल पहले संघ में मेरा प्रवेश हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाता। यानी संघ केवल एक संगठन है ऐसा नहीं है, संघ एक विचार है, संघ एक संस्कार है, संघ एक संस्कृति है, संघ एक विचारधारा है। उसको समझना पड़ेगा। संघ यानी क्या है? केवल शाखा में स्वयंसेवक खेल खेलते हैं और खेल खेलते खेलते व्यक्ति निर्माण का होता है। और एक बार व्यक्ति निर्माण हो गया कि वह समाज के विभिन्न क्षेत्र में जाकर उस समाज के उस क्षेत्र को सर्वोत्तम बनाने का कार्य एक स्वयंसेवक करता है। भारत में सहकारिता की परंपरा कोई नई अवधारणा नहीं है। हमारे गांव की मिट्टी में सदियों से साझा श्रम, साझा पूंजी की संस्कृति रची बसी रही है, जहां लोग मिलकर खेती करते थे, जल संसाधनों का संरक्षण करते थे और सामूहिक प्रयासों से जीवन को आगे बढ़ाते थे। यही परंपरा केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और पारस्परिक सहयोग का भी जीवंत उदाहरण रही है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी धरती पर सहकार केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक संस्कार है। मेरे गांव, मेरे खेत, मेरे श्रमिक, सबने सहकार में अपना भविष्य देखा है। सहकार भारती मेरे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त आधार देती है। जब समाज संगठित होता है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। सहकार भारती के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय चिंतन परंपरा के ऐसे दृढ़ स्तंभ थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज को केवल पश्चिमी चश्मे से देखने की प्रवृत्ति को चुनौती दी। उनका स्पष्ट मत था कि न तो पश्चिमी पूंजीवाद, जो मुनाफे को सर्वोच्च मूल्य मानता है, और न ही समाजवाद, जो राज्य को सर्वशक्तिमान बना देता है, भारत जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विविध देश के लिए संपूर्ण समाधान हो सकता है। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने भारतीय आर्थिक दृष्टि प्रस्तुत की, जिसकी जड़ें भारतीय समाज की परंपराओं, जीवन मूल्यों और सामूहिक चेतना में थीं। दत्तोपंत ठेंगड़ी का मानना था कि किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था का केंद्र न तो केवल सरकार हो सकती है और न ही केवल बाजार, बल्कि संगठित समाज होना चाहिए। उनके अनुसार जब समाज स्वयं संगठित होता है, तब वह न तो शोषण का शिकार होता है और न ही अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का। इसी सोच के तहत उन्होंने मजदूरों, किसानों, उपभोक्ताओं और छोटे उद्यमियों को संगठित करने के लिए सहकार को सबसे प्रभावी और नैतिक माध्यम माना। सहकार उनके लिए केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व का अभ्यास था। सहकारिता से जुड़े हुए करीब करीब 40 करोड़ लोग इस देश में हैं। हमारे देश में करीब करीब 8 लाख सहकारी संस्था है और उसमें से आधी यानी 3.5 से 4 लाख सहकारी संस्थाएं केवल महाराष्ट्र में। तो इतना बड़ा व्याप इस सहकारी संस्था का है। तो ये सारी सहकारी संस्थाओं को ठीक सुचारू रूप से चले, उसको प्रशिक्षण दे और इन सारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इस देश में अर्थव्यवस्था ठीक रहे। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको मदद करने के लिए ये सारी सहकारी संस्था स्थापन हुई है। और ये सारी सहकारी संस्था ठीक रूप से चलने के लिए सहकार भारती निरंतर प्रयास कर रही है। हम हर बार नई जब पॉलिसी कोई भी लाते हैं तो सहकार भारती के माध्यम से हम विज्ञापन या बाकी सारा ज्ञापन देते हैं। एक देखा गया है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ 75-76 साल हो गए, लेकिन इतनी बड़ी आबादी सहकारिता के रहने के वजह से और इतनी सारी सहकारी संस्था रहने के वजह से भी इस देश में सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय नहीं था। 5 वर्ष पूर्व सहकार भारती की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में हुई थी और उसमें विचार किया कि भाई इतनी बड़ी सहकारिता का हमारा क्षेत्र है। गर्व और खुशी का समय है। संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ को यदि समझना है तो संघ में आना पड़ेगा। केवल बाहर से संघ ऐसा है, संघ वैसा है, ऐसी चर्चा करने से संघ समझ में नहीं आएगा। संघ समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। मैं आज से लगभग 40 साल पहले संघ में मेरा प्रवेश हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाता। यानी संघ केवल एक संगठन है ऐसा नहीं है, संघ एक विचार है, संघ एक संस्कार है,
संघ एक संस्कृति है, संघ एक विचारधारा है, उसको समझना पड़ेगा। संघ यानी क्या है? केवल शाखा में स्वयंसेवक खेल खेलते हैं और खेल खेलते खेलते व्यक्ति निर्माण का होता है। और एक बार व्यक्ति निर्माण हो गया कि वह समाज के विभिन्न क्षेत्र में जाकर उस समाज के उस क्षेत्र को सर्वोत्तम बनाने का कार्य एक स्वयंसेवक करता है। समय बदला, सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन सहकार भारती का मूल मंत्र कभी नहीं बदला। परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो, इस संगठन ने अपने सिद्धांत और उद्देश्य को स्थिर रखा। यह सत्ता के सहारे खड़ा हुआ संगठन नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति और जन विश्वास के आधार पर विकसित हुआ राष्ट्रीय आंदोलन है। इसकी जड़ें किसी राजनीतिक संरक्षण में नहीं, बल्कि समाज की आत्मशक्ति में निहित है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैंने सहकार भारती को केवल संगठन नहीं, बल्कि संस्कार बनते देखा है। यह सत्ता की परछाई में नहीं पला, बल्कि समाज की मिट्टी से निकला है। यहां सहकार लाभ का सौदा नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प है, जहां हर व्यक्ति भागीदार है, स्वाभिमान के साथ, जिम्मेदारी के साथ। सहकार भारतीय आज देश भर में सहकारी आंदोलन को जड़ों से मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक स्तरों पर निरंतर कार्य कर रही है। यह संगठन कृषि सहकार, दुग्ध सहकार, सहकारी बैंक, उपभोक्ता भंडार, श्रमिक सहकार और सेवा सहकार जैसे विविध क्षेत्रों में सक्रिय रहकर सहकार को समाज के हर वर्ग से जोड़ने का प्रयास करता है। सहकार भारतीय का मूल आग्रह यह है कि सहकारी संस्थाएं अपने मूल उद्देश्य से न भटकें और उन्हें सरकारी नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा व्यक्तिवादी हितों से मुक्त रखा जाए, क्योंकि जब सहकार सत्ता या स्वार्थ का उपकरण बनता है, तब वह अपने सामाजिक चरित्र को खो देता है। इसी कारण सहकार भारतीय सहकारी समितियों में पारदर्शिता, समय पर और निष्पक्ष चुनाव, सदस्य केंद्रित निर्णय प्रक्रिया तथा स्पष्ट जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देती है। संगठन का मानना है कि सहकार तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक सदस्य स्वयं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सहभागी और उत्तरदायी नागरिक माने। प्रशिक्षण वर्गों, वैचारिक संवाद, कार्यशालाओं और नीति संबंधी सुझावों के माध्यम से सहकार भारती यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सहकारी संस्थाएं आम व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बने, न कि कुछ सीमित लोगों के हाथों में सिमटकर शक्ति और संसाधनों का औजार बन जाए। इसी दृष्टि से सहकार भारतीय सहकार को एक आंदोलन के रूप में जीवित रखने का कार्य कर रही है, न कि केवल एक औपचारिक व्यवस्था के रूप में। का एक मंत्रालय भी नहीं है। साधारण तौर पर कृषि मंत्रालय के अंडर यह सहकारिता मंत्रालय आता था। तब हमने डिमांड किया कि इतना बड़ा व्यापक इसका दृष्टिकोण साथ में रखते हुए हमने इसका स्वतंत्र मंत्रालय बनाना चाहिए। तो आज से 5 साल पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इसको सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन किया। केवल सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन नहीं किया, तो एक दमदार गृह मंत्री अमित भाई शाह इनको इस मंत्रालय का प्रथम मंत्री करके उन्होंने नियुक्त किया। एक बार ऐसी ही अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी और उनको हमने पूछा कि आपको ये मंत्रालय मिला है, तो आप अभी क्या इसके अंदर में क्या क्या हम परिवर्तन लाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि हमको मिला नहीं है, हमने मांग के लिए है इसको, कि जब भी सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन हुआ तो मैंने मोदी जी को विनती की कि भाई ये मंत्रालय आप मुझे दीजिए, क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो सहकारिता से जुड़ा हुआ मैं हूँ। तो सहकार इस देश की नींव है और सहकारिता के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, एक परिवर्तन आ सकता है। इस दृष्टि से सहकारिता के ऊपर हम देखते हैं। और आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग जिनको कोई मदद नहीं करता, ऐसे सारे लोगों को सहकारी संस्थाएं मदद करती है। हमारे देश में करीब 1,500 नागरिक सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनको बोलते हैं, वो है। उनके माध्यम से लाखों करोड़ों रोजगार अभी तक उपलब्ध करा दिए गए हैं।
पत संस्थाएं हमारे देश में करीब करीब 80,000 है। 80,000 पत संस्थाओं के माध्यम से छोटे रोजगार करने वाले युवक है, महिला है, उनको काफ़ी मदद हुई है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी काफ़ी लोग आते हैं कि जिनको कोई मदद करता नहीं, उनका सिबिल ठीक नहीं रहता, नेशनलाइज बैंक, कॉरपोरेट बैंक उनको मदद नहीं करती। हमारे पत संस्थाओं में और बैंकों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिनके वजह से लोगों का लाइफ बना है, उनका एक प्रकार से जीवन मान का स्तर ये बढ़ा है, अनेक और बहुत सारे लोगों का करियर हुआ है। बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे बच्चों को कलेक्टर बनना है, किसी को IAS करना है, किसी को IPS करना है, फीस लगती है, कोई मदद नहीं करता क्योंकि उनका सिबिल ठीक रहता नहीं, उनका आर्थिक स्तर ठीक रहता नहीं। आज से लगभग 47 ईयर यानी 47 वर्ष पूर्व संघ ने जब संघ पर सरकार ने आपातकाल लगाया और संघ के अधिकारियों को जेल में बंद किया, उस समय संघ के कुछ स्वयंसेवक आपस में चर्चा किए। उस समय हम देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति का शोषण होता था, उसकी आर्थिक लूट होती थी, और ऐसे समय में संघ के स्वयंसेवक जेल में चर्चा करके कि भाई आर्थिक उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, तो उस समय सबकी चर्चा होकर सहकार भारतीय संगठन आरंभ करने का निर्णय हो गया कि तो शोषण से मुक्त और आर्थिक उन्नति के लिए एक सहकार ही एक अच्छा मार्ग है, और सहकार ये भारत का विचार है, भारत का संस्कार है, और उस सहकार को समृद्ध बना, सहकार के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए 1979 में सहकार भारती नाम का संगठन आरंभ हुआ। उसका प्रेरणा संघ है, और ऐसे कई संगठन संघ के माध्यम से आरंभ हुए, और आज सहकार भारती पूरे भारतवर्ष में 700 जिले में आम व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति करने के लिए सहकार भारती काम करता है। सहकारी गृह निर्माण संस्था में काम करता है, सहकार की जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है पैक्स गांव का, उसमें काम करता है, डेयरी में काम करता है, मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है, बुनकर सहकारी समितियां हैं। ऐसे लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों को बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार, इस भाव को लेके संघ प्रेरणा स्थान रखकर सहकार भारती पिछले 47 साल से सहकार क्षेत्र में काम कर रहा है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ नए आर्थिक युग की ओर अग्रसर है, तब सहकारिता एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में दिखाई देती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां स्थानीय उत्पाद को लेकर वैश्विक बाजार तक प्रतिस्पर्धा और संभावनाओं का विस्तार रहा है, वहां सहकारिता एक सशक्त सेतु बनकर उभर रही है। गांव से ग्लोबल तक, दूध के उत्पाद से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक सहकार भारती एक नई आर्थिक क्रांति की आधारशिला बनती हुई दिखाई देती है, जो समाज की सामूहिक शक्ति को संगठित और विकास कर आगे दिशा देने का काम कर रही है। भारत, स्वर्णिम भारत, तपस्वियों और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि। देश सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। जब सत्ता के मद में विस्तारवादी राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं ने विश्व में कोहराम मचा रखा था, तब गुलाम भारतवासी आजादी की जंग लड़ रहे थे। उसी समय भारत को सशक्त और चेतनाशील समाज बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार जी ने भारत की एकता, राष्ट्रवाद और संगठित समाज का विचार दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने तपस्वियों की एक नई परंपरा शुरू की, जो भारत माता की सेवा के लिए आगे आए और भारत को वैभव के परम शिखर तक ले जाने के लिए कार्य करें। उन्हीं तपस्वियों में से एक नाम रहा श्री लक्ष्मणराव माधवराव इनामदार। आज से ठीक 100 साल पहले 21 सितंबर 1917 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के खटाव गांव में लक्ष्मणराव ने जन्म लिया। युवा वय में वैचारिक स्पष्टता के साथ संघर्ष से बिना डरे सत्याग्रह से जुड़े और उन्होंने 7 मास का कारावास भुगता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना अनुसार 1943 में लक्ष्मणराव जी गुजरात आए और संघ कार्य की शुरुआत की।
गुजरात के कोने कोने में घूमकर संघ कार्य को गति प्रदान की। संघर्ष के दिनों में संघ कार्यकर्ताओं की कानूनी सहायता की। तब से वे वकील साहब के नाम से लोकप्रिय हुए। देश में गरीबों की हालत देखकर वकील साहब का मन द्रवित हो रहा था। एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर पूंजीवाद, इनके बीच भारतीय जीवन पद्धति में वकील साहब को उनका उत्तर मिला, और वो था सहकारिता। सहकारिता से आर्थिक दूरी के साथ मानवीय दूरी भी कम होगी। इसलिए आम आदमी के लिए सहकारिता का तत्वज्ञान यथोचित रहेगा, ऐसा उनका निष्कर्ष रहा। वैसे भी सहकारिता राष्ट्र की संस्कृति और समृद्धि की सहभागी है। नीति नियमों के साथ समाज का आर्थिक विकास और सेवा का समन्वय है सहकारिता। सेकेंडरी सप्लीमेंट के रूप में यह मत्स्य व्यवसाय को देखा जाता है कि उसके अंदर में सारे वो प्रोटीन्स विटामिन जो रहते हैं उसके कारण वो भी एक अच्छा आहार का स्वरूप माना जाता है। तो इस क्षेत्र को भी बढ़ावा कैसे मिले, इसलिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे देश में जिस प्रकार से श्वेत क्रांति हरित क्रांति आई है, तो हम हरित क्रांति तो खेती के बारे में बोलते हैं, श्वेत क्रांति तो हम दुग्ध के बारे में बोलते हैं। तो वैसे ही मत्स्य व्यवसाय के बारे में नील क्रांति हमको लाना है, और उसके ऊपर अच्छा काम चल रहा है। केंद्र सरकार नई नई योजना ला रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तो हाल ही में मत्स्य व्यवसाय को कृषि का दर्जा ये प्राप्त किया है। तो इस क्षेत्र को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश में महिलाएं बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको वो महिलाओं को एक कोई भी मदद करने वाला ऐसा रहता नहीं है। तो बचत गटों के माध्यम से, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उसके माध्यम से बहुत बड़ी श्रृंखला इस देश में हम चला रहे हैं। छोटे छोटे महिलाओं को 20,000, 30,000, 40,000 रुपये का कर्ज दे करके उनके जो भी वो जो सामान बनाते, जो उत्पादन बनाते, उसको ठीक ढंग से अच्छा व्यासपीठ दे के उसकी बिक्री कैसा हो, इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो इस देश में लाखों महिला है बचत गट के माध्यम से जुड़ी हुई है और अच्छा काम कर रही है। उनका भी जीवन स्तर उस माध्यम से बढ़ा है और इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका भी बहुत बड़ा सहभाग रहा है। हम मुंबई, पुणे ऐसे मेट्रो सिटीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत बड़े पैमाने पे, तो इस हाउसिंग सोसाइटी भी ठीक ढंग से चले। तो जैसा अमूल एक ब्रांड गुजरात में जो हुआ है, उसके अंदर में करोड़ों किसानों से दूध कलेक्ट करके वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम अमूल के माध्यम से हो रहा है। जो भी एक कोऑपरेटिव के माध्यम से, ये कोऑपरेटिव संस्था है अमूल, काफ़ी कम लोगों को पता है। अगर हम कर्नाटक में जाते तो वहाँ पर नंदिनी ब्रांड है, जिस प्रकार से अमूल है उस प्रकार वहाँ पर वो नंदिनी ब्रांड है। नंदिनी ब्रांड के माध्यम से भी हजारों लाखों किसानों को काम मिला है और उसके ऊपर प्रक्रिया करके अनेक बहुत अच्छे प्रोडक्ट वो लाते हैं। उसके दृष्टि से भी नए नए कुछ उत्पादन लोगों को भी मिलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भी इसके माध्यम से सुधार होता है। शुगर फैक्ट्रीज हमारे देश में, महाराष्ट्र में भी काफ़ी है। उनको भी हर बार कुछ सहायता लगती है, कुछ ट्रेनिंग लगता है, या उत्पादन बढ़ाने की क्षमता उनको ज़्यादा बढ़े, इस माध्यम से भी हम बहुत बार ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। सरकार को हम हर बार कुछ ना कुछ सुझाव देते हैं कि भाई इसमें हमको ये सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार की आवश्यकता है। अगर ये सारे नए नए नियम कानून अगर हर बार बदलते जाएंगे। मैं जब सहकार भारती से विद्यार्थी परिषद में संपर्क में आया तो हम सबको याद है, स्मरण है, 1990 में 93 में 30 सितंबर 1990 में 93 में किल्लारी का भूकंप हुआ और उस भूकंप के समय, भूकंप होने के 3 घंटे पश्चात हम सब स्वयंसेवक किल्लारी, सास्तूर, मंगलूर ऐसे छोटे छोटे ग्राम में संघ के स्वयंसेवक गए और भूकंप होने के बाद जो प्रेत है वो प्रेत को निकाल कर उनको अंत्य संस्कार करके उनकी जो धन मिला है वो सब लोगों को लौटाना और 6 महीने तक वहाँ संघ स्वयंसेवकों ने वहाँ के आम जीवन सुललित कैसे हो सकता है, पहले नावी का दुकान आरंभ कराया, पहले स्कूल आरंभ कराई, पहले मोची का दुकान आरंभ कराया। यानी वो भूकंप के सदमे से लोगों को आत्मनिर्भर करने का कार्य संघ ने उस समय किया। संघ ने क्या है, आप महाराष्ट्र में आप आएंगे यमगरवाड़ी में, तो यमगरवाड़ी में जिनको घुमंतु समाज कहते हैं, भटके विमुक्त, जिनको कोई गांव नहीं है, कोई मकान नहीं है, घूमने वाले हैं, चोरी लूटमार यही उनका व्यवसाय था, ऐसे लोगों को 1990 के समय संघ के स्वयंसेवकों ने
उनको इकट्ठा किया, उनके लिए एमगलवाड़ी गांव एक नाम का गांव वहां पर निर्माण किया। ऐसे गांव में उनको रहने की व्यवस्था की, एक छात्रालय और एक स्कूल आरंभ किया। आज ऐसे घुमंतु समाज, वो बोलता है मेरा गांव, एड्रेस, आधार कार्ड और व्यवसाय, ये सब वो बता सकते हैं। ऐसे स्थिति में घुमंतु समाज को वहां लाया और वो छात्रालय का छात्र और छात्री डेप्यूटी कलेक्टर तक वहां पर गए। नाचने वाली कोलाटीन की लड़की डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। ये संघ चमत्कार करता है। 1978 में सहकार भारती नामक सहकारिता आंदोलन की स्थापना के वे प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका बोया हुआ बीज सहकार भारती आज वटवृक्ष बनकर पूरे भारत देश में कार्यरत है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक उन्नति और सहकारिता की सफलता के लिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा आंकी और मंत्र दिया, बिना संस्कार नहीं सहकार। सहकारिता की जड़ें मजबूत हों, इसलिए उन्होंने 2 बातों पर अधिक जोर दिया: सभासदों को शिक्षा, मेंबर्स एजुकेशन, और समाज के लिए सहकारिता, कंसर्न फॉर द सोसाइटी। वकील साहब का ये दूसरा चिंतन, कंसर्न फॉर द सोसाइटी, समय के चलते एक महत्वपूर्ण दर्शन बनकर उभरा। कुछ वर्ष पूर्व ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने सहकारिता के 7वें सिद्धांत के रूप में इसका स्वीकार किया। भारत के इतिहास में 2 आर्थिक क्रांतियां हुई। एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिससे अन्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना। दूसरी क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, जिसके फलस्वरूप देश में दूध का महासागर उमड़ा और भारत विश्व में अग्रणी दूध उत्पादक के रूप में सामने आया। ये दोनों क्रांतियां सहकारी क्षेत्र की बदौलत सफल हुईं। सहकारी क्षेत्र में काफी नए नए प्रयोग हुए, जिनमें से गुजरात में एक प्रयोग हुआ नॉलेज रेवोल्यूशन का। संघ गाथा के आज के एपिसोड में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ऐसा ही एक अद्भुत काम करने वाले सहकार भारती को देखा। अगले एपिसोड में फिर किसी संगठन, विचार, व्यक्ति, संस्था को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा।